हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर हिंदी साहित्य चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल व आधुनिक काल का विभाजन। हिंदी साहित्य में हम आधुनिकता से क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 25 जून को जो हिंदी साहित्य का कक्षा 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद में होने जा रहा है, उसी से संबंधित मेरा ये वीडियो है कि हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है उसका फर्स्ट पार्ट 16 अंक का होता है और उसमें 4-4 नंबर के 4 प्रश्न होते हैं। तो उनसे संबंधित मेरे ये वीडियो होंगे। मैं उसी टॉपिक को, उनसे संबंधित संभावित प्रश्नों को के उत्तर यहाँ देने के प्रयास करूँगी और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और ज़रूरतमंद जो आपके साथी हैं उन तक शेयर भी करें। देखिए, आधुनिक शब्द से हिंदी साहित्य में सामान्यतः जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उनमें से एक है मध्यकालीन मूल्यों से भिन्नता और दूसरा है इहलौकिक दृष्टिकोण। मध्यकाल, आपको याद होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भाग हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो जो ये मध्यकाल है, ये भक्तिकाल और रीतिकाल का ही समन्वित रूप है मध्यकाल। तो आधुनिकता में जो पहला अर्थ आता है आधुनिकता का, वह है मध्यकालीन मूल्यों से भिन्नता, यानी रीतिकाल और भक्तिकाल की जो वैचारिकता है उससे आधुनिक काल में भिन्नता है। दूसरा है इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी कि पारलौकिक दृष्टिकोण को छोड़कर ईश्वर का जो चिंतन है उसको छोड़कर मनुष्य को चिंतन का केंद्र बिंदु बना दिया गया है। देखिए, मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल और रीतिकाल। दूसरा, इहलौकिक दृष्टिकोण को मान्यता मिलने के कारण धर्म, दर्शन, साहित्य और कला सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। साहित्य लौकिक सुख दुख को अधिक सघनता के साथ चित्रित करने लगा। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य नई चेतना और आधुनिकता से युक्त होने के कारण रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। रीतिबद्धता यानी जो रीतिकाल का जो कवि था, रीतिकाल के जो कविगण थे, वो राजाओं के बारे में अधिक लिखते थे, राजाओं की चापलूसी करते थे। उनका जो पूरा काव्य था वह राजा और राजमहल के इर्द गिर्द ही घूमते थे। लेकिन अब जो कविगण हैं उनमें नवीन चेतना आ गई है, नई चेतना आ गई है और वो चेतना आधुनिकता से युक्त है। वो अब सामान्य मनुष्य की समस्याओं के ऊपर जोर देते हैं, सामान्य मनुष्यों की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। समय की गति के साथ साथ जब मध्यकालीन मूल्य और रचना दृष्टि जड़ता और रूढ़िवादिता में फंसकर अपनी सृजनात्मक संभावनाओं से शून्य होने लगी, तब परिवर्तन का जो नया क्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ हुआ, उसे ही हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कहा गया। देखिए, मध्यकाल का खत्म होना और आधुनिक काल का शुरू होने का जो बिंदु है, मैं आपको बताती हूँ कि 1857 की जो क्रांति होती है हमारे देश में, उस 1857 की क्रांति को ही हम वो पॉइंट मान लेते हैं कि जहाँ से आधुनिक काल हिंदी में शुरू होता है और मध्यकाल समाप्त होता है। तो उस मध्यकालीन जो मूल्य हैं और जो रचना दृष्टि है वो कैसी हो गई, जड़ हो गई थी। वो उसमें रूढ़िवादिता आ गई थी, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास थे। तो जो कविगण थे उनके पास कोई नया विषय नहीं था। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल का प्रवर्तन हुआ और कवियों को नए विषय प्राप्त हो गए, वह नए नए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर लिखने लगा, अपनी लेखनी को विभिन्न क्षेत्रों में चलाने लगा। मध्यकाल में जहाँ चिंतन का क्षेत्र केवल ईश्वर, राजा, रानी और पौराणिक चरित्रों के आख्यान होते थे, वहीं अब आधुनिक काल में जीवन के सभी क्षेत्रों से चरित्रों का चुनाव करना कवियों ने आरंभ किया। चिंतन का केंद्र कौन हो गया, सामान्य मानव। चिंतन का केंद्र हो गया सामान्य मानव। अब इसको आप और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, साहित्यकार अब अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पारलौकिक दृष्टिकोण को त्याग कर नई चिंतन पद्धति से तार्किकता और वैज्ञानिकता से सोचने लगे तथा इहलौकिक दृष्टिकोण को अपनाने लगे। उन्होंने अपने काव्य के अंदर तार्किकता, वैज्ञानिकता और इहलौकिक दृष्टिकोण को प्रमुख दी। उनका साहित्य तार्किक और वैज्ञानिक हो गया। परिणाम स्वरूप विषय वस्तु में विविधता और नवीनता आई।
नए विषयों में जो प्रमुख विषय था वह था देश प्रेम, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित था। मध्यकाल से इतर आधुनिक काल का साहित्य राष्ट्रीय एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। इसी कारण क्या हुआ, साहित्य में आधुनिक काल के परिणाम स्वरूप साहित्य में निज भाषा प्रेम, स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ समाज सुधार जैसे विषय, जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध जैसे मुद्दे साहित्य में मुखर हुए। आधुनिक साहित्य की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है गद्य विधा का विकास, कि इस काल में गद्य विधा का विकास हुआ। इससे पहले सारा जो हमारा साहित्य था वो पद्य में लिखा जाता था, गद्य बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता था। लेकिन अब गद्य विधा का विकास हुआ और कविगण गद्य में लिखने लगे। परिणाम स्वरूप आधुनिक काल में जहाँ एक ओर हिंदी कविता की प्रगति हुई, वहीं दूसरी ओर हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रिपोर्टाज, डायरी आदि विधाएं भी विकसित होने लगी। आधुनिक काल का विभाजन। अब देखिए, आधुनिक काल का विभाजन किया गया है। पहला जो काल है वह आता है पुनर्जागरण काल। इसे भारतीय हिंदू युग भी कहते हैं। ये कब से कब तक माना जाता है? 1857 से 1900 ईस्वी तक ही काल माना जाता है। 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हुई तो भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और उसी से हिंदी साहित्य में भी आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है और इसे कहा जाता है पुनर्जागरण काल। और 1901 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका संपादित होती है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, तब तक ये पुनर्जागरण काल माना जाता है। दूसरा है जागरण सुधार काल। इसे द्विवेदी युग भी कहते हैं। आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनके नाम पर, क्योंकि इस काल में जागरण तो हुआ ही, साथ ही में हिंदी साहित्य में हिंदी का जो परिष्कार और परिमार्जन और सुधार का काल है ये, इसलिए इसे कहा गया जागरण सुधार काल। और ये सुधार हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से और उन्होंने ये कार्य किया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो सरस्वती पत्रिका के छपने से लेकर 1918 ईस्वी तक जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग माना जाता है। तीसरा है छायावादी युग। ये माना जाता है 1918 से 1936 या 38 तक की अवधि का, ये 2 महायुद्धों के बीच का समय था। चौथा है प्रगतिवाद। ये है 1938 से 1943 ईस्वी तक। 1938 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की जो बैठक होती है जिसमें मुंशी प्रेमचंद भी भाग लेते हैं, उससे लेकर 1943 में जो अगेय का तार सप्तक आता है वहाँ तक हम प्रगतिवाद की सीमा मानते हैं। और उसके बाद आता है प्रयोगवाद। 1943 में अगेय का जो प्रथम तार सप्तक का संपादन होता है वहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है और 1953 तक प्रयोगवाद माना जाता है। और 1953 के बाद नवलेखन काल आगे तक माना जाता है। जो हमारी नई नई रचनाएं हो रही है इनमें नया नवगीत, साठोत्री कविता, नई कविता आदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप रिवीजन कीजिए अपना और इस वीडियो को देखिए, बार बार पीछे करके देखिए, जहां आपको समझ में नहीं आता रोक कर सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।